बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल्स किए सबसे पहले और सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ हासिल किए। इससे पहले हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अमल में न्यूक्लियर रिएक्शंस का अमल जो है वो हम देख चुके हैं कि कुछ ऐसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो अपने में से रेडिएशंस को खारिज करते हैं और उन रेडिएशन के अखराज के रिज़ल्ट में वो एलिमेंट किसी और किस्म के एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमने रेडियम को डिस्कस किया था कि रेडियम में से अल्फ़ा पार्टिकल्स जब एमिट होते हैं तो वो रेडॉन गैस के अंदर तब्दील हो जाती हैं। इसी तरह हमने थोरियम को प्रोटक्टेनियम के अंदर चेंज होते हुए ऑब्ज़र्व किया जब उसमें से बीटा रेडिएशंस जो हैं वो खारिज होती हैं। तो इसी तरह बेटे, हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो लो एटॉमिक नंबर्स हैं, यानी जिसका चार्ज नंबर 82 से कम है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को फॉल करें तो उसके अंदर भी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है, यानी न्यूक्लियर चेंज हो जाता है किसी और फॉर्म के अंदर। तो उस रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। एक बात याद रखनी है, न्यूक्लियर रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस से डिफरेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की स्ट्रेटजीज जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नहीं होती, इसके लिए हमें अलग से चीज़ों को समझना पड़ता है। ये बेसिकली प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना है कि न्यूक्लियर के साथ न्यूक्लियस के साथ टकराता है और उसमें कंबाइन होकर कोई नए न्यूक्लियस की शक्ल जो है वो बना देता है। होता आमतौर पर यह है कि एक बड़ा न्यूक्लियस लेकर उस पर छोटा न्यूक्लियस जो है वो फॉल किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन एक बड़ा न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन के मुकाबले में हाइड्रोजन को उसके ऊपर फॉल करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास दो न्यूक्लियाई मिलेंगे, वो भी इसी साइज के अंदर के एक बड़े साइज के अंदर होगा, एक स्मॉलर साइज के अंदर होगा। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अमल की एग्जांपल हमारे पास रेडियम चेंज इनटू रेडॉन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस रेडियम when emit alpha particles that are helium nuclei। तो रेडियम हमारे पास होता है 88, 226, ये रेडॉन 222 और 86 इसके अंदर चेंज हो जाता है। तो रेडियम चेंज इनटू रेडॉन गैस, ये भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, फर्दर ये आगे रेडिएशन खारिज करेगी। लेकिन इस अमल में एक न्यूक्लियस ने अपने आप को तोड़कर स्प्लिट करके दो हिस्सों में तब्दील कर लिया। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब चलेगा तो उसकी एक जर्नल फॉर्म ये होगी, जर्नल फॉर्म ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एक हैवी पार्टिकल को जब एक स्मॉल पार्टिकल के साथ आप कोलाइड करवाते हैं तो यू गेट अनदर टाइप ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस एंड अ स्मॉल न्यूक्लियस। जस्ट से दैट हम इसकी एक एग्जांपल वही करते हैं जो कभी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट, यानी अल्फा पार्टिकल्स को फॉल किया था नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन का साइज अल्फा पार्टिकल से बड़ा है तो वो बड़ा न्यूक्लियस होगा और अल्फा पार्टिकल छोटा न्यूक्लियस उसके ऊपर जाके फॉल करेगा,
उसके रिजल्ट में वो ऑक्सीजन और प्रोटियम एटम जो है वो हासिल करता है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। उसने जो रिजल्ट्स हासिल किए वो नाइट्रोजन और हीलियम के साथ है। नाइट्रोजन का चार्ज नंबर 7 और मास नंबर 14 है, जबकि हीलियम न्यूक्लियाई जो होते हैं वही अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो 2 और 4, चार्ज नंबर 2 एंड मास नंबर 4 होगा। जब ये इस चेंज होते हैं एज अ प्रोडक्ट हमें रिजल्ट मिलता है, तो इसकी यील्ड में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के साथ हमें एक प्रोटियम एटम मिलता है। तो 8 और 17 ऑक्सीजन के हमारे पास ये 17 आइसोटोप जो है वो हमें हासिल होता है। रदरफोर्ड ने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हमें ये बात क्लियर कर दी कि किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस पॉसिबल है और किस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। जिसमें पहली कंडीशन ये थी कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की तादाद सेम रहेगी। बेटे न्यूक्लियॉन हम बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद लेफ्ट साइड और राइट साइड पर सेम रहेगी, यानी वो एलिमेंट्स जिनको आप मिला रहे हैं और वो एलिमेंट जो आपको यील्ड के तौर पर मिल रहे हैं, इन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं, न्यूक्लियाई कहलाते हैं, वो रिमेन सेम रहेंगे। बच्चों चलते देखते हैं, हमारे पास ये होता है मास नंबर। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो मास नंबर होगा, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जबकि चार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो बेटे ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम की नोटेशन में जो चीजें नीचे लिखी हुई हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये चार्ज नंबर है, और जो ऊपर लिखी हुई है वो मास नंबर है। और मास नंबर में दोनों चीजें हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। तो अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, मास नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस कर दें, तो इधर प्रोटॉन की तादाद में से प्रोटॉन माइनस हो जाएंगे, तो सिंपल बाकी बच जाएंगे न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मास नंबर में दोनों पार्टिकल्स हैं और इसमें चार्ज नंबर में सिर्फ ये है, तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद हमारे पास रिमेनिंग रहेगी। तो पहला जो कानून इसने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हमें बताया वो ये है कि ये न्यूक्लियॉन की तादाद न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर सेम रहती है, जो आप न्यूक्लियस मिला रहे हैं और जो रिजल्टेंट के तौर पर आपको मिल रहे हैं उसके न्यूक्लियस की तादाद सेम रहेगी। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके अगर हम देखें तो इसमें टोटल प्रोटॉन्स की तादाद 7 + 2 9 और इधर भी 8 + 1 9 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन लेफ्ट साइड में बोल देता हूं, लेफ्ट साइड की प्रोटॉन्स की जो तादाद होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 7 + 2 जो कि 9 के बराबर है। जबकि राइट साइड की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन राइट साइड, तो ये 8 + 1 ये भी 9 आ जाएगी। तो प्रोटॉन्स की तादाद सेम रही। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है तो इसके न्यूट्रॉन पहले निकालने हैं। 14 में से 7 निकालेंगे तो 7 न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन लेफ्ट साइड
कितने होंगे, नाइट्रोजन के 7 और हीलियम के कितने होंगे 4 - 2 यानी 2, 7 + 2 कितने हो जाएंगे 9। इसके अगर हम निकालें तो इसके कितने बनेंगे हमारे पास 7 + 2 9, और इसमें ऑक्सीजन के 17 में से 8 निकालेंगे और इसके 1 में से 1 निकालेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, 17 में से 8 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन राइट साइड 9 + 0 ये 9 हो जाएगा। दिस टेल अस कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन राइट साइड एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स on right sides are equal to number of neutrons and protons on left side। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वही हमारे पास उन एलिमेंट्स के हैं जिनको मिलाकर हमने ये यील्ड हासिल की है। तो ये पहला पॉइंट था, यानी पहली कंडीशन थी कि जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शंस आप लिखा हुआ देखें तो उसके अंदर ये चेक कर लें कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों साइड के बराबर हैं। अगर बराबर होंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन फीजिबल है, वो चल सकता है। दूसरी कंडीशन के हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन इसे बोलते हैं कि न्यूक्लियॉन की तादाद सेम रहती है, उसके साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तमाम लॉज भी इस न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर होल्ड करते हैं। तो हम सेकंड इसकी कंडीशन ये बोलते हैं कि एनी न्यूक्लियर रिएक्शन होल्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बच्चों याद रखिएगा इसमें एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्लूड होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc²। यानी जो रेस्ट मास है किसी भी पार्टिकल का वो भी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। यानी हम पहले, इससे पहले तो हम जान चुके हैं, हम समझते थे कि सिर्फ एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक पोटेंशियल या इस तरह की कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो मौजूद होती है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि मास भी एनर्जी की ही किस्म है और अकॉर्डिंग टू E = mc² आप मास को भी एनर्जी की शक्ल में देख सकते हैं और एनर्जी को मास की शक्ल में देख सकते हैं। सॉरी, रदरफोर्ड बताता है, कहता है कि मैंने हीलियम पार्टिकल्स को नाइट्रोजन पार्टिकल्स के ऊपर फॉल किया तो रिजल्टेंट में मुझे हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिली, बल्कि कभी कभार ऐसा होता था कि मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलती थी, अदरवाइज न्यूक्लियर रिएक्शन होता ही नहीं था। जब इसने तहकीक की तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अकॉर्डिंग टू E = mc² से इसे बेटे ये चीज मालूम पड़ी कि एक्चुअली में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एनर्जीज और मास बराबर होंगी। चूंकि मैं जब मास की बात कर रहा हूं तो मास एनर्जी के अंदर कन्वर्टेबल है, तो अब दोनों साइड के मास की बात कर लें या एनर्जी की बात कर लें तो ये एक दूसरे के अंदर ट्रांसफरेबल है। तो आप किसी एक की टर्म के अंदर बात कर लें तो वो एक ही बात होगी। मैंने यहां पर पॉइंट लिखा कि एनी न्यूक्लियर रिएक्शन होल्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन मैं इनकी एनर्जीज को निकालने की बजाय मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मैसेज को फाइंड कर लूंगा, क्योंकि मैस कन्वर्टेबल टू द एनर्जी = mc² के मुताबिक। फिर मैं मैस को देखूंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मैस बराबर हुआ तो लेफ्ट और राइट की एनर्जीज भी बराबर होंगी। आई थिंक सो, क्या मेरे इस पॉइंट को कॉपी कर चुके होंगे जहन के अंदर कि ये किस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि हमें अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करवाना है तो हमें लेफ्ट और राइट की एनर्जीज निकालने की बजाय हम उसके मैसेज को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बात हो रही। तो आइए मैस हम देखते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है नाइट्रोजन 714 प्लस हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल्स कन्वर्टेबल टू ऑक्सीजन 8 17
प्लस प्रोटियम। अगर हम इसका रेस्ट मास देखते हैं, रेस्ट मास ऑफ नाइट्रोजन, तो ये 14.0031 म्यू। म्यू यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं। और ये एटॉमिक मास यूनिट की कन्वर्जन केजी के अंदर क्या है, ये आप इस चैप्टर के स्टार्ट पहले दूसरे पेज पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1 यूनिफाइड मास स्केल, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, AMU, जिसको म्यू के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। तो अब इसके अंदर नाइट्रोजन का इतना मास मौजूद है। अगर हम बात करें मास ऑफ, इसको मैं अलग अलग लिख भी देता हूं, मास ऑफ नाइट्रोजन 714 दैट इज इक्वल टू 14.0031 म्यू। ये म्यू के अंदर यूज किया हमने, केजी में नहीं किया। मास ऑफ हीलियम पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल 4.0026 म्यू के बराबर होगा। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं, इसको हम देखते हैं तो 4.0026 म्यू, अगर इन दोनों को ऐड अप किया जाए तो हमारे पास 18.0057 म्यू आ जाए। 6 और 1 7, 2 और 3 5, और इसको ऐड करेंगे ये आ जाए। ये हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट, आप इसको समझ लें। अब मास ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड का मास निकालते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन 817, यह आता है 16.9991 म्यू, और मास ऑफ प्रोटियम जो कि बेटा आ जाएगा 1.0078 म्यू। ये हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आ गए। अगर हम इसको जमा करेंगे तो प्रोडक्ट का जो मास आएगा 18.0069 म्यू, ये हमारे सामने आ जाए। ये दो तरह के हमने दो मैसेज जो हैं वो हमारे सामने इसके निकल आए, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों में से अगर हम गौर करें तो हमारे पास रिएक्टेंट का मास यहां तक और यहां तक सेम है, लास्ट पे 57 है, उधर 69 है, यानी रिएक्टेंट का मास कम है और प्रोडक्ट का मास ज्यादा है। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हुई जैसे आप कम चीज डालें और रिजल्टेंट में आपको ज्यादा मिल रही। और हम एक बात पीछे क्वेश्चन मार्क एक छोड़ के आए हैं कि रदरफोर्ड ने कहा था कि मैंने बहुत सारे हीलियम पार्टिकल्स को नाइट्रोजन के ऊपर फॉल किया, लेकिन तमाम के अंदर मुझे सक्सेसफुली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिली। ये हमारा क्वेश्चन था कि क्यों नहीं मिली। और यहां पे हमें आके एक नया पॉइंट हमें मिल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट कम है, जिनको मिला रहे हैं वो कम है, जो रिजल्टेंट में यील्ड के तौर पर आ रहे हैं वो ज्यादा है। इस चीज ने रदरफोर्ड को भी थोड़ा सा परेशान किया। फिर इस चीज का सॉल्यूशन आइंस्टाइन की इक्वेशन से हमें मिला। हमने इसका जब डिफरेंस निकाल के देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है, तो पता चला कि डिफरेंस ऑफ मास डेल्टा एम दैट इज 18.0069 म्यू माइनस 18.0057 म्यू। जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो 0.0012 म्यू ये मास का डिफरेंस आ गया जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। और याद रखिए प्रोडक्ट का मास ज्यादा आ रहा है। आइंस्टाइन की अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास रिएक्टेंट का मास कम है प्रोडक्ट की निस्बत, या प्रोडक्ट का मास ज्यादा आ रहा है, उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके देखो। तो हम प्रीवियस एक्सप्लेनेशन से ये देख चुके हैं कि 1 म्यू जो है ये इक्वलेंट होता है, इज इक्वलेंट इक्वल टू एनर्जी
ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इतनी एनर्जी के बराबर होता है। और अगर हम देखें कि इस मैस में कितनी एनर्जी होगी, तो हम इस एक म्यू में अगर इतनी एनर्जी है तो इतने के अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो हम इस एनर्जी की डेल्टा ई की वैल्यू निकालें तो हमें पता चलता है कि अगर प्रोडक्ट का मैस इतना ज्यादा आ रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी ज्यादा आ रही होगी। इस मैस को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आ रही है रिएक्टेंट की निस्बत। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आ रही है रिएक्टेंट की निस्बत, इसी वजह से प्रोडक्ट का मैस ज्यादा आ रहा है रिएक्टेंट की निस्बत। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक हमें ये चीज अब समझ आ जाती है कि बेसिकली हर न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उस वक्त हीलियम और नाइट्रोजन मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाएंगे जिस वक्त हीलियम पार्टिकल्स, चूंकि हमने नाइट्रोजन के ऊपर फॉल करना है, हमारे पास ये समझ लें हमारे पास एक है नाइट्रोजन, ये मेरे पास है नाइट्रोजन 714, इसके ऊपर मैंने फॉल किया एक स्मॉल न्यूक्लियाई जो कि अल्फा पार्टिकल था, जो कि हीलियम था 24। और जैसे मैंने इसको इसके ऊपर फॉल किया तो इस अल्फा पार्टिकल को इतनी अजाफी एनर्जी देकर भेजा 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इतनी एनर्जी देकर भेजूंगा तो ये जब प्रोडक्ट में बदलेगा, एक हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियस होगा जो कि हाइड्रोजन होगा और एक हमारे पास बड़ा न्यूक्लियस होगा जो कि ऑक्सीजन की टर्म में हमारे सामने आएगा, ऑक्सीजन 870। हीलियम और नाइट्रोजन को मिलाकर जितनी मैस और एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जितनी एनर्जी बनती है, तो ये एनर्जी ज्यादा थी। इस एनर्जी, ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें अजाफी एनर्जी देनी पड़ेगी। वो अजाफी एनर्जी हम हीलियम पार्टिकल्स को उतनी इजाफी एनर्जी देकर जब भेजते हैं तो फिर जब ये कोलिजन होती है तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट में बिल्कुल एक्यूरेटली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं। अदरवाइज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें नहीं मिल रहे होते। तो यही क्वेश्चन का शुरू में जो आंसर था, रदरफोर्ड ने कहा कि मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन तमाम के अंदर मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिली। अब रदरफोर्ड खुद इसका जवाब देता है कि जब मैंने आइंस्टाइन की इक्वेशन को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट का मैस अगर ज्यादा आ रहा है रिएक्टेंट की निस्बत, तो फिर हम उस मैस की कमी को पूरा करने के लिए रिएक्टेंट को अजाफी एनर्जी देकर भेजेंगे और वो अजाफी एनर्जी की कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद है। अब इसका मैस निकालें, इसका मैस निकालें, फिर इस मैस का डिफरेंस लें। अगर ये मैस बेटे ज्यादा होगा इसकी निस्बत, यानी यील्ड का मैस, प्रोडक्ट का मैस ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो उस वक्त आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जरा 2 सेकंड के लिए सोचिए इसका रिवर्स प्रोसेस। अगर इसका मैस, ये भी पॉसिबल है, और रदरफोर्ड ने कहा कि अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस चलाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। मीन्स टू से कि अगर आप एक प्रोटियम एटम को ऑक्सीजन के ऊपर फॉल करते हैं तो यू विल गेट द नाइट्रोजन प्लस हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। ये रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए फिर हमें सिर्फ उतनी सी एनर्जी देनी पड़ेगी जो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में रिपल्शन की फोर्स है, उसको खत्म करने के लिए हमें इसको स्पीड के साथ मूव करके इसके ऊपर फॉल करना पड़ेगा। लेकिन हमें इस तरह से कोई एनर्जी इजाफी नहीं देनी पड़ेगी जितनी हमें हीलियम के केस में देनी पड़ेगी। रीजन, चूंकि इस केस में ये अब आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मैस ज्यादा है प्रोडक्ट से, जितना मैस ज्यादा है उतना ही ज्यादा है कैलकुलेशन के मुताबिक, और इतनी ही एनर्जी ज्यादा है। वो इजाफी की एनर्जी अब आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो खारिज हो जाएगी। यानी अगर रिएक्टेंट की एनर्जी
प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा हो, रिएक्टेंट का मैस प्रोडक्ट से ज्यादा हो, जो कि इस केस में है, तो उस केस में हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट से ज्यादा है तो उस केस में हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज जो है वो हमें इसमें हासिल होती हैं कि किस किस रिएक्शन को किस किस तरह से चलना चाहिए। ये चीज हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से समझ आ जाती है। आई होप सो कि आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लिया होगा कि कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं। अब रदरफोर्ड ने बहुत आसान कुलिया बता दिया। कहता है कि एक मटेरियल है प्लोनियम। प्लोनियम की अगर हम बात करते हैं तो प्लोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। 84 इसका चार्ज नंबर है, 82 से ज्यादा जिसका होता है वो अपने में से रेडिएशन खारिज करता है। तो प्लोनियम PO84 214 इसमें से निकलने वाले जो हीलियम न्यूक्लियस है रेडियो एक्टिविटी के जरिए, उन हीलियम पार्टिकल्स की एनर्जी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो these helium particles are suitable to carry on these reactions। ये रिएक्शन कैरी करने के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमें एटलीस्ट हीलियम को इतनी एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। लेकिन जो प्लोनियम से हीलियम न्यूक्लियस निकलते हैं उसके पास 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, जो कि ज्यादा है 1.3 से। तो वो एनर्जी लेकर जब हीलियम पार्टिकल नाइट्रोजन पर फॉल करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब अजाफी की एनर्जी किधर जाएगी? हमें तो 1.13 बस चाहिए थी। अजाफी की एनर्जी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उनकी एनर्जी बन जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, वो मूव करने लग जाएंगे। ये हमारे पास इस पूरी एग्जांपल से समझ हमें आ जाता है। फिर हम इसमें एक जेम्स चैडविक नामी साइंटिस्ट है, उसने दरियाफ्त किया था न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी इसी न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में हुई। वो एक सिंपल सा रिएक्शन है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं। उसने ये किया था कि बेरिलियम के ऊपर जैसे ही हीलियम न्यूक्लियाई फॉल की जाते हैं, बेरिलियम हमारे पास होता है 49, उसके ऊपर हीलियम पार्टिकल्स को फॉल किया। इसके नतीजे में हमें जो रिजल्टेंट हासिल होता है वो कार्बन हासिल होता है प्लस न्यूट्रॉन हासिल होता है। तो कार्बन का 6 और आइसोटोप नंबर 12 612 और नाइट्रोजन 01 हासिल हो जाता है। अब इसको जमा करें 9 और 4 हमारे पास 13 आ जाएगा, 12 और 1 13 हो गया, 4 और 2 6 6 प्लस 0 6 आ गया। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इस रिएक्शन में सही रही। ये जेम्स चैडविक का रिएक्शन है। इससे पहले जो मैं रिएक्शन आपको दो करवा चुका हूं, एक ये रिएक्शन और इसका एक रिवर्स, ये रदरफोर्ड के रिएक्शंस है। और इसमें इस रिएक्शंस के अंदर आपको इजाफी एनर्जी नहीं देनी पड़ती, सिर्फ इतनी सी एनर्जी के साथ हाइड्रोजन को मूव करवाना पड़ता है कि इनके न्यूक्लियस के दरमियान में रिपल्शन को खत्म किया जाए। और उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को मूव करवाने के लिए हमें जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो हाइड्रोजन को एक्सीलरेट करते ऑक्सीजन पर फॉल करेगी और इस केस में हमें रिजल्टेंट में एनर्जी मिलेगी, जबकि इस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बेरिलियम के ऊपर जैसे ही हीलियम पार्टिकल को फॉल करोगे तो आपको कार्बन मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। इस केस में जो एनर्जी हमने लेनी है, यानी हीलियम पार्टिकल्स जो इसके ऊपर फॉल किए हैं वो भी प्लोनियम से लेने हैं, लेकिन प्लोनियम का आइसोटोप अब जो इस्तेमाल करना है वो 84 210 वाला करना है। इससे निकलेंगे हीलियम पार्टिकल्स एंड दीज हीलियम पार्टिकल्स आर यूज्ड टू कैरी दिस रिएक्शन टू गेट द न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। फिजिक्स के अंदर सबसे मुश्किल जो पार्टिकल डिटेक्ट होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। तो उनमें से नाइट्रोजन भी न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल, इसकी डिटेक्शन पॉसिबल नहीं थी।
फिर क्या किया गया, इसके डिटेक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इजाफी हमें करना पड़ता है कि इस रिएक्शन के कैरी होते ही हम कार्बन तो हासिल कर लेते हैं, जो न्यूट्रॉन है वो पैराफाइन मटेरियल के ऊपर फॉल करते हैं। पैराफाइन मटेरियल कैरीज एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन का प्रोटियम एटम उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस प्रोटियम के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है इसका मैस तकरीबन हमारे पास बराबर होता है प्रोटियम एटम के न्यूक्लियस के बराबर। अब क्या होता है कि यहां पर हमें इलास्टिक कोलिजन को समझना है। इस चीज को कैरी करने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो यहां पर ये चीज लिख देता हूं कि ये किस तरह से मुमकिन है। हमारे पास ब्रिलियम एटम के ऊपर हमने फॉल करना है हाइड्रोजन को, अल्फा पार्टिकल्स को। तो ब्रिलियम की मेरे पास ये एक रॉड है जो कि Be का है, ब्रिलियम BERYLLIUM ब्रिलियम। ये ब्रिलियम की एक रॉड मेरे पास मौजूद है। एक मटेरियल है जो कि प्लोनियम है, ये प्लोनियम PO84210। प्लोनियम से निकलते हैं हीलियम पार्टिकल्स 24, वो इस ब्रिलियम के ऊपर फॉल कर जाते हैं। जैसे प्लोनियम से निकलेंगे वो हीलियम पार्टिकल्स ब्रिलियम के ऊपर फॉल करेंगे, हमें रिजल्ट के अंदर एक मिलेगी कार्बन हम डिटेक्ट नहीं करते, कार्बन वैसे छोड़ देते हैं। डिटेक्शन इसकी बनानी है क्योंकि ये डिटेक्टेबल करना मुश्किल है। तो इसके अंदर से समझ लें कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकले, न्यूट्रॉन 01 जिनके डिटेक्शन मुश्किल है। इसके सामने हम एक रॉड रखेंगे पैराफाइन का। पैराफाइन मटेरियल कैरीज मोस्ट ऑफ एटम्स ऑफ प्रोटियम के बहुत सारे एटम्स होते हैं। प्रोटियम, अब हमारे पास एक सिंगल प्रोटॉन होता है, समझ लें प्रोटियम का न्यूक्लियस एक सिंगल प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन उसके ऊपर जाकर फॉल करेगा 01, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में इलास्टिक कोलिजन होगी और दोनों का मैस तकरीबन बराबर है। जब दो मैसेस बराबर हो और इलास्टिक कोलिजन हो तो जैसे ही एक पार्टिकल दूसरे से टकराता है, जो रेस्ट में मौजूद पार्टिकल है ये मूव करने लग जाता है विद द स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल दैट कोलाइड विद इट। यानी जो पार्टिकल मूव करता हुआ आया और इस रेस्ट पार्टिकल से कोलाइड किया, इस रेस्ट पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया उसकी वेलोसिटी से जो मूव कर रहा था, और जो मूव कर रहा था वो रेस्ट हालत में आ जाएगा। यानी ये आपस में अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। पैराफाइन मटेरियल के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोटियम एटम्स मौजूद हैं। जैसे ही एक न्यूट्रॉन आकर इसके साथ टकराएगा तो न्यूट्रॉन पैराफाइन मटेरियल के अंदर आ जाएगा, उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन इजीली डिटेक्टेबल बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। उसको फिर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से डिस्कस कर लेते हैं। अब जितने भी प्लोनियम से निकलेंगे हीलियम पार्टिकल्स वो ब्रिलियम के ऊपर फॉल होंगे, ब्रिलियम से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिटेक्टेबल, जो है वो आसानी से हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो पैराफाइन मटेरियल पर फॉल करेंगे। पैराफाइन मटेरियल में प्रोटियम और न्यूट्रॉन के दरमियान में कोलिजन होगी और इलास्टिक कोलिजन होगी और सेम मैसेज वाले पार्टिकल्स के दरमियान में होगी, तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा एक किस्म का, जो कि वो रेस्ट हालत में चला जाएगा पैराफाइन मटेरियल में, और उसमें से प्रोटियम का न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन निकलकर आगे मूव करेगा और वो हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह जितने प्रोटॉन निकलेंगे हमें पता चल जाएगा उतने न्यूट्रॉन इसके ऊपर आके फॉल हुए। इस तरह से जेम्स चैडविक ने हमारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो हमें दी। तो बेटे इस लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। स्टार्ट जो लेता है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से लेता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बाद हमें जनरल फॉर्म को समझना होगा कि एक स्मॉल न्यूक्लियस और एक हैवी न्यूक्लियस को एक दूसरे के फॉल करना है, और हमें एक रिजल्टेंट में स्मॉल और हैवी न्यूक्लियस मिलेंगे बट डिफरेंट एलिमेंट के मिलेंगे, और उसके लिए रदरफोर्ड का पहला रिएक्शन जो है वो हमने समझना है। रदरफोर्ड के रिएक्शन की दो कंडीशंस हैं कि न्यूक्लियॉन की तादाद बराबर रहती है और दूसरी कंडीशन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करती है।
उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दो तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर हमें रिएक्टेंट को इजाफी एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, तो इजाफी एनर्जी खारिज हो जाएगी, जिसको आप नाम दे सकते हैं एक्सो और एंडोथर्मिक का। वैसे हम इसको फिशन और फ्यूजन में जाकर डिफरेंट कैटेगरी से देंगे। एक्सो का मतलब खारिज करना, एंडो का मतलब आप एनर्जी जो है वो देंगे उस रिएक्शन को कैरी करने के लिए। तो उसकी कंडीशन हमने देख ली। दूसरा पार्ट जो है इस लॉन्ग क्वेश्चन का वो है जेम चैडविक का रिएक्शन। जेम चैडविक ने न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस, और उसने किस तरह से न्यूट्रॉन को डिटेक्ट किया, बिकॉज दैट कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि न्यूट्रॉन डिटेक्टेबल पार्टिकल नहीं है। उसकी डिटेक्शन के लिए किस तरह का फिनोमिना यूज किया गया, पैराफाइन ने किस तरह से हमारी मदद की, और उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटियम मौजूद होता है जो हमारी हेल्प करता है, कैसे करता है, इलास्टिक कोलिजन कैसे होती है। इन तमाम चीजों के आंसर जो है वो आपको आने चाहिए, जो मैं इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी मोर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।